Hello students, welcome to our classes. So first of all, I want to inform you that today we are taking the part 13 of our chapter 3 current electricity. So in this part we will study what will we do if we want to replace a number of cells with a given cell. यानी कि यदि मेरे पास बहुत सारे सेल्स सीरीज या पैरेलल में लगे हुए हैं तो मैं उन सब सेल्स की जगह पर कोई इक्विवेलेंट बैटरी या इक्विवेलेंट सेल रिप्लेस करना चाहता हूं, तो वो मेरा कितने ईएमएफ का होगा और क्या उसका टोटल रेजिस्टेंस रहना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन जो है हम आज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम सीरीज का केस ले लेते हैं। तो मैं मानता हूं कि सपोज हम लोगों ने दो बैटरीज को सीरीज में लगाया हुआ है, इसको अपन बाद में जाकर एन बैटरीज के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो बैटरीज जो सीरीज में लगाई हुई हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड सी, उन दोनों बैटरीज के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उनको उनके बाहर दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, दो बैटरीज ईएमएफ E1 और ईएमएफ E2 की सीरीज में लगाई हुई हैं और उनके दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंसेस हमने बाहर एक्सटर्नली शो किए हैं। तो इस सर्किट को अपन ओरिजिनल सर्किट बोलते हैं और इस ओरिजिनल सर्किट का अगर अपन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहें जिसमें हमारे पास केवल एक ही बैटरी है और एक ही इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो मैं मान लेता हूँ उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ तो ई इक्विवेलेंट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो ई आर इक्विवेलेंट रहेगा। तो इन वैल्यूज को अपन को निकालना है, ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट की वैल्यूज निकालनी है इन टर्म्स ऑफ E1 E2 एंड R1 R2। सो सबसे पहले आपको इसके लिए केस केवीएल यानी कि अपन पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे और अपन ये एक एंड से चल करके दूसरे एंड पे आएंगे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि मैं करंट के अलोंग चलकर सी से टर्मिनल ए पे आ रहा हूं, तो मैं पोटेंशियल ड्रॉप की इक्वेशन लिखता जाऊंगा। ठीक है ना, तो पॉइंट सी से मैं जैसे ही आगे बढ़ूंगा तो सबसे पहले मेरा जो ड्रॉप होगा वो कहाँ होगा, वो आप देख सकते हो। सबसे पहले पॉइंट सी से जैसे ही आगे बढ़ूंगा तो जो मेरा ड्रॉप होगा वो इस वाले रेजिस्टेंस पे होगा जिसकी वैल्यू होगी -I × R2। ठीक है, फिर उसके बाद ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ईएमएफ, और उसके बाद यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इस पे ड्रॉप होगा -I × R1। तो आप इसको चलते समय इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, -I × R2 प्लस E2, बिकॉज नेगेटिव टू पॉजिटिव आने पर पोटेंशियल क्या इंक्रीज होता है, तो बैटरी का ईएमएफ के बराबर का पोटेंशियल ऐड हो जाएगा। उसके बाद अपन और आगे बढ़ेंगे तो इस पर ड्रॉप कितना होगा, -I × R1। ठीक है, क्योंकि करंट के अलोंग चलने पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, रिड्यूस होता है। करंट के अलोंग चलने पर पोटेंशियल ड्रॉप हमारा रिड्यूस होता है, ड्रॉप होता है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, इसके बाद आपका E1 आ जाएगा। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा किन दो टर्मिनल्स के बीच में, ए और सी के बीच में। ठीक है, ए और सी के बीच में। इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं सी पॉइंट से चला था तो मेरे को पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी लेना पड़ेगा। सी पॉइंट से चला था तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी के बाद में इन सारी टर्म्स को लिखूंगा। एंड नाउ आई हैव रीच्ड टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू VA। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद यदि मैं इन दोनों का डिफरेंस लेना चाहूँगा, फॉर एग्जाम्पल आई टेक द डिफरेंस, तो मैं VA - VC इज इक्वल टू, आप इस टर्म को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा E1 + E2 -I, कॉमन ले लेंगे तो R1 + R2। ठीक है, अब ये जो सर्किट है एक्चुअली ये इसके इक्विवेलेंट ये वाला सर्किट हमने बनाया है। तो इसके जो ए और सी टर्मिनल्स हैं उनके लिए अगर इक्वेशन लिखते हैं अपन, तो इसके लिए सबसे पहले अपन इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। इक्वेशन 2 में आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। तो ये आपका VC प्लस ये -I × R इक्विवेलेंट, -I × R इक्विवेलेंट, उसके बाद आपका प्लस EMF E इक्विवेलेंट, उसके बाद आपका टर्मिनल आ जाएगा ए यानी कि पोटेंशियल ऑफ ए आ जाएगा। तो ये सारे पोटेंशियल ड्रॉप होते होते VC में इसका ड्रॉप हुआ पोटेंशियल, यानी कि इसका पोटेंशियल से आगे बढ़े तो ये पोटेंशियल टर्म ऐड कर ली। सब जगह पर पोटेंशियल ड्रॉप हम लिखते जा रहे हैं और लास्ट में हम ए पर पहुंचते हैं। तो फाइनली ये सारा पोटेंशियल ड्रॉप मिलकर यहाँ पर ए के बराबर होना चाहिए, तो मैंने इक्वल टू ए लिख दिया। अब आप वापस से VA - VC निकाल सकते हो इसमें से, VA - VC इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट -I × R इक्विवेलेंट। ये इक्वेशन सेकंड है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को चेक करो तो इन दोनों का LHS सेम है, यानी कि दोनों में LHS जो है वो दोनों A और C के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं
दोनों इक्वेशंस में कौन कौन सी दोनों इक्वेशन, पहली इक्वेशन में भी ये पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी था, जो वैल्यू आ रही थी E1 प्लस E2 माइनस आई इंटू R1 प्लस R2, और सेकेंड जो इक्वेशन थी हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन में भी ये ए और सी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप था, जिसका वैल्यू आ रहा था E इक्वेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्वेलेंट, ये आपका सेकेंड इक्वेशन था। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे आप तो आपको मालूम चल जाएगा यहाँ से E इक्वेलेंट की जो वैल्यू आ रही है वो E1 प्लस E2 आ रहा है, ठीक है, और उसके अलावा जो हमारा R इक्वेलेंट इससे आ रहा है वो R1 प्लस R2 आ रहा है। अब ये चीज़ जो है अगर हमारे पास n बैटरीज होंगी तो इसको आगे जनरलाइज करके हम n टर्म्स तक ले जा सकते हैं, यानी कि प्लस E3 प्लस डैश 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 En। सिमिलरली रेजिस्टेंस अगर n होंगे तो डैश 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 Rn, ये आपकी मोस्ट जनरल टर्म है। बट इसमें ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितनी भी बैटरीज हमने रिवर्स डायरेक्शन में लगाई है, यानी कि जितनी भी बैटरीज, यदि ये वाली बैटरी मैंने पलट कर लगाई होती, यानी कि इनके टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर दूंगा, मैं एक्सचेंज कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर वो माइनस साइन के साथ ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज वो जो बैटरी है वो एक डायरेक्शन में नहीं है, बीच में से कोई एक बैटरी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी तो ईएमएफ को वो एड नहीं करेगी, ईएमएफ को सब्सट्रैक्ट करेगी, कम करेगी, यानी कि वो माइनस टर्म के साथ जोड़ी जाएगी। सपोज मैं E2 को अगर अब उल्टा करके लगा देता हूँ, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव की बजाय नेगेटिव पॉजिटिव लगा देता हूँ, तो ये माइनस ऑफ E करके माइनस ऑफ E2 करके लिखा जाएगा, ये टर्म जहाँ भी आएगी वहाँ माइनस ऑफ E2 करके लिखा जाएगा, तो ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो दिस इज द कैलकुलेशन फॉर सीरीज का केस। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में सेकेंड कैलकुलेशन जो है वो आपकी पैरेलल केस के लिए कर लेते हैं। पैरेलल के केस में क्या होगा, ये आप एक बार इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर अपन इसको रब कर लेते हैं, ठीक है, चलिए इसको रब कर लेते हैं अपन। नाउ सेकेंड जो केस आपका आएगा वो कैलकुलेशन होगी आपकी पैरेलल के लिए। तो अब अपन बैटरीज को पैरेलल में लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये सेकंड केस है आपका। अगर बैटरीज को पैरेलल में लगाया जाएगा तो सिचुएशन कुछ इस तरह से रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं दो सेल्स को ले लेता हूँ, मैं इसको दूसरा सेल ले लेते हैं अपन, ये आपका दूसरा केस है। सेकंड केस, इसमें जो ईएमएफ है मान लेते हैं कि पहला सेल E1 ईएमएफ का, सेकंड E2 का, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो आ रहा है इसका R1 एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R2 ले लेते हैं। और टर्मिनल्स जो हैं वो वापस से वही हैं, A और C टर्मिनल के बीच में लगाया गया है। और यहाँ पर करंट जो है वो दोनों में अपन जो है एज्यूम कर लेते हैं। सपोज अपन वैल्यूज ले लेते हैं, दिस करंट इज I1 एंड दिस करंट इज I2, ठीक है, क्योंकि दोनों बैटरीज जो हैं वो अलग अलग करंट सप्लाई करेंगी, ठीक है। पैरेलल में ब्रांच में करंट, सीरीज में करंट सेम जाता है और पैरेलल में डिफरेंट करंट हर ब्रांच में जाता है, ठीक है। सीरीज में आपका करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल जो है वो अलग होता है, और पैरेलल के केस में जो है पोटेंशियल सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है। तो ये जो आपने दो टर्मिनल्स लिखे हैं इसके लिए अपन रोटेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई इक्वेशन बना लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो करंट अपन ले रहे हैं वो I लेते हैं, ये करंट हमारा I आ रहा था, और यहाँ पर क्योंकि I1 जो है वो जाएगा और इस वाले केस में I2 जाएगा, ये अपन एज्यूम कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन बनेगी वो आप जानते हो, जो हमारा करंट होगा वो I इज इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूँ, I1 प्लस I2 होगा। अब इस केस में हमको I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है, तो I1 और I2 की वैल्यू निकालने के लिए अपन एक एंड से दूसरे एंड तक चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं क्या आता है। तो मैं मान लेता हूँ कि A और C के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरा VAC आ रहा है, ठीक है, क्या मान लेता हूँ मैं, VAC आ रहा है। तो उस VAC की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, या इन दोनों टर्मिनल्स के बीच बोलो, चाहे इन दोनों के बीच बोलो, सेम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई अलग से रेजिस्टेंस नहीं है, कंडक्टिंग वायर है। तो इन दोनों टर्मिनल या इन दोनों टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैंने VAC बोला है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, इस ड्रॉप में से IR ड्रॉप जो है, या इस EMF में से IR ड्रॉप सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल EMF E1 जो है वो इन दोनों टर्मिनल के बीच आने वाला था, लेकिन उसका एक पार्ट जो है वो इस पे क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। वो वैल्यू कितनी होगी, माइनस I1 इंटू R1 वैल्यू का जो पोटेंशियल है वो इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो गया। तो E1 में से अगर इसको सब्सट्रैक्ट कर दूं तो उतना पोटेंशियल जो है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच मुझे अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। तो फाइनली आई कैन राइट
दिस इज VAC इज इक्वल टू E1 माइनस I इंटू R1. Okay, this is perfect equation, and similarly in the same way I can write again the potential difference A और C के बीच में. इस रास्ते से अगर चेक करते हैं तो ये आना चाहिए. E2 ड्रॉप इन दोनों के बीच में आने वाला था, लेकिन उसका कुछ पार्ट, इस E2 का कुछ पार्ट इस पर भी ड्रॉप हो गया और वो वैल्यू है माइनस I2 इंटू R2. तो इसकी वजह से E2 में से ये वैल्यू कम हो जाएगी, यानी E2 माइनस I2 R2 is equal to the potential difference between these 2 points. So we can write E2 minus I into this is I, this is what ये आपका I current है, this is I1 and this is I2. I hope ये आपको समझ में आ गया हो. अब इसके बाद अपन ये दोनों ड्रॉप्स जो हैं वो क्या हैं, आपकी सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में आ रही हैं. ये दोनों जो वैल्यूज आ रही हैं आपकी, ये सेम पोटेंशियल ड्रॉप के बीच में आ रही हैं. तो अगर मैं इस वैल्यू को या इस ड्रॉप को, जो भी वैल्यू आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो. तो अगर इनको अपन दोनों जगह से अपन वैल्यूज निकालते हैं I1 और R1 की, तो पहली इक्वेशन में से और सेकेंड इक्वेशन में दोनों में से I1 और I2 की वैल्यू निकालेंगे और उसको यहाँ रख लेंगे. तो पहली इक्वेशन में I1 की वैल्यू कितनी होगी आप कैलकुलेट कर सकते हो. ये पार्ट उधर जाएगा तो E1 माइनस V, मैं VAC को V लिख देता हूँ सिंपली. अगर मैं VAC को सिंपली V लिख देता हूँ तो थोड़ा छोटा कैलकुलेशन हो जाएगा, यानी कि मेरे को थोड़ा जो रिजल्ट है वो थोड़ा इजी दिखेगा. तो इसको मैं E1 माइनस V डिवाइडेड बाय, आप देख लो, चेक कर लो, ये टर्म इधर आएगा तो ये टर्म इधर आ जाएगा. तो दिस विल बिकम E1 माइनस V और I1 R1 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका R1. ठीक है, मैंने इसमें ट्रांसपोजिशन डायरेक्ट कर दिया. आप चाहो तो उसको रजिस्टर में सॉल्व कर लेना. सिमिलरली ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, और सिमिलरली सेकेंड के लिए I2 R2 को आप इधर लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड में, और V को आप राइट हैंड साइड में लेके जाओ. तो फाइनली यू विल गेट I2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा E2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2. अब आप इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, तो फाइनली व्हाट यू विल गेट, आप इन दोनों वैल्यूज को जब यहाँ पुट करोगे तो आपको मिलेगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस, इसको एक काम कर लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं, माइनस V प्लस E2 माइनस V अपॉन R2. आई होप ये तो इजी पार्ट था, इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप अपन कैलकुलेशन का आगे चलते हैं इसको लेके, तो इसमें अपन सेपरेटली इसको ध्यान से आप देख सकते हो. इसको अपन चेक कर लेते हैं. देखो कैसे लिखा जाएगा, ये आएगा आपका E2 अपॉन R1, ये E माइनस V जो है, इसमें कैलकुलेशन अपन करेंगे तो ये जो टर्म आएगी आपकी प्लस E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2 प्लस, अब ये दोनों टर्म्स के बाद आपका माइनस टर्म्स आएंगी दोनों, क्योंकि माइनस और माइनस V अपॉन R1 और माइनस V अपॉन R2. तो माइनस V कॉमन लेकर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 मैं लिख सकता हूँ. तो ये आपको आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपको इजीली समझ में आ गया. तो इस पार्ट को जब हम यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है. तो ये आपका, अब इसमें जो वैल्यू है वो आपकी जो आई है, वो ये रिजल्ट फाइनली हमको यहाँ तक मिल गया है. ठीक है, चलिए ये पॉइंट जो है वो एक बार आप नोट करिए, फिर इसके आगे चलते हैं अपन. ये जो कैलकुलेशन है आपकी, ये को नोट करिए, फिर आगे चलेंगे. चलिए नोट कर लिया आपने ये सभी, तो मैं इसको रब कर दूं. चलिए इसको रब कर देते हैं. नेक्स्ट जो आपका एलिमेंट, अब मैं इसका ऊपर का पार्ट रब कर देता हूँ. फाइनली जो इक्वेशंस आपको मिली हैं उनको अपन लेके चलेंगे आगे. अब
आपको केवल v की वैल्यू निकालनी है इस पूरे केस में से, इस पूरी इक्वेशन में से क्या निकालना है, v का वैल्यू निकालना है। तो उसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको अपन इस तरह से कैलकुलेशन लिख सकते हैं, और ध्यान से देखिएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, या आप चाहो तो उसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। इसको अपन लिख लेते हैं, v वाला टर्म आप LHS में ले आते हैं और i को अपन उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो जब मैं v वाला जो टर्म है वो इधर लेके आऊँगा तो क्या आएगा, v इंटू 1/r1 प्लस 1/r2 इज इक्वल टू, ये आपका टर्म i का उधर चला जाएगा, तो e1r1 प्लस e2r2 माइनस दिस i। ओके, अब आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा फैक्टर जो है ये नीचे भेजना है, ठीक है ना, क्योंकि अपन को वैल्यू किसकी, v की चाहिए। तो v की वैल्यू चाहिए तो v के साथ में जो भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड में भेज देंगे। तो यू विल गेट v इज इक्वल टू e1/r1 प्लस e2/r2 माइनस i, ठीक है। अब इसको मैं जब नीचे लिखूंगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पूरे के नीचे 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको रब कर देता हूँ। अब ये जो फैक्टर आया है ना आपका, इसको मैं सेपरेटली डिवाइड कर लेता हूँ। तो सेपरेटली जब अपन डिवाइड करेंगे तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, v इज इक्वल टू e1 डिवाइड बाई r1 e2 डिवाइड बाई r2 अपॉन 1/r1 प्लस 1/r2। ये तो अलग से हो गया टर्म, इस फैक्टर को मैंने इससे डिवाइड किया, दिस फैक्टर, ये वाला फैक्टर जो है मैंने इससे डिवाइड किया, और फिर i को सेपरेटली इससे डिवाइड कर लो, माइनस i डिवाइडेड बाय 1/r1 प्लस 1/r2। अब इस टर्म को जो है आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब ये जो फैक्टर आया है इसको अपन कंपेयर यदि करें तो किससे कंपेयर किया जा सकता है, यदि मैंने इस पूरे सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट से रिड्यूस किया होता तो मेरा सर्किट कुछ इस तरह से आता, ये एक बैटरी होती, ये एक रेजिस्टेंस होता, ये टर्मिनल सी आ जाता, ये टर्मिनल, तो दिस इज इक्विवेलेंट, दिस इज रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, और ये जो टर्मिनल है ए और सी, इसके बीच जो टर्म लिखता मैं कैसे लिखता, पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन A एंड C विल बी रिटन लाइक E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। ये आपका मान लेते हैं I करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो ये वाली इक्वेशन कौन सी, ये इक्वेशन सेकेंड है अपनी, और इक्वेशन जो फर्स्ट है, ठीक है, जो आपकी इक्वेशन सेकेंड है, ये वाली जो इक्वेशन सेकेंड है ये वाला, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ, आई थिंक कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये आपका V इज इक्वल टू ई इक्वेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्वेलेंट। अब ये जो टर्म आई है ना आपकी, इस टर्म को आपको क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। सेकंड इक्वेशन है मान लेते हैं, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही किसकी वैल्यूज है, V की वैल्यूज है, तो कंपेयर किया जा सकता है ना। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो EMF आ रहा है E इक्वेलेंट, वो तो आ रहा है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस डैश 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 सो ऑन, क्योंकि जितने भी इस बैटरीज हम पैरेलल में लगाएंगे इनके लिए जनरलाइज कर देंगे, प्लस EN/RN एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश 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 प्लस 1/RN। ये तो आपका जनरल फॉर्मूला हो गया बैटरीज का इक्विवेलेंट निकालने के लिए। और फिर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये वाला जो कंपैरिजन है वो किससे किया था अपन ने, E माइनस आई आर इक्विवेलेंट, तो यानी कि इसके साथ जो फैक्टर है, इसके अंदर क्या फैक्टर लगा हुआ है आप देख सकते हो। अगर मैं I इधर लेता हूँ तो इसको 1/this करके लिखा जा सकता है, तो ये I के साथ में ये पूरा फैक्टर जो है वो R इक्विवेलेंट के बराबर है, ठीक है ना, E माइनस आई आर इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, जस्ट मिनट में इसको कर लेते हैं हम, ये इसको यहाँ लिख देता हूँ, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश डैश 1/RN। ये आपका फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। थोड़ा इसको रब कर लेते हैं हम, इसको बेटर तरीके से लिख देता हूँ, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश डैश 1/RN। ये आपका सेकंड फॉर्मूला आता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, n बैटरीज होंगी तो इस तरह से पैरेलल में हम कैलकुलेशन करेंगे।
आई होप यू गॉट दिस एवरीथिंग। आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर